एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेशन 3। किस चीज़ का सेशन 3? पीवाईक्यू का। इससे पहले हम लोग ने 2 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और दो सेशन में 5 चैप्टर को किए हैं और वो 5 चैप्टर में वही किए हुए हैं कि जो मोस्ट रेपिटेटिवली और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, जिसके अलावा उसके अलावा पीवाईक्यू जो भी बनेगा उसी टॉपिक से बनेगा, तो उसको हम लोग ने डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखा। आज भी हम लोग 2-3 चैप्टर को करने वाले हैं, जैसे कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये लेक्चर सबके लिए है। क्यों? अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी ये चैप्टर का पीवाईक्यू देख के अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया, पर जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे या जब चैप्टर आपको टीचर कराएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है। तो ये जो टॉपिक आपको पता जैसे चलेगा, तो क्योंकि बेसिकली जितने भी पीएमटी होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सब में उसी टॉपिक से रिपीट होता है क्वेश्चन, जो टॉपिक से 5 साल 6 साल से आ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन बदलता है, टॉपिक सेम ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो होने वाला है, जो सेशन 3 है पीवाईक्यू का। तो सबसे पहला बोला है कि कहीं ना कहीं हमको क्रोमोसोम्स दिया हुआ है और उसको हमको मैच करना है कि कौन सा क्रोमोसोम्स किसके लिए मैच है। तो पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स ऐसा क्रोमोसोम्स जहाँ पे क्या हो, सेंट्रोमेयर जो होगा, सेंट्रोमेयर जो हमारा होगा वो कहाँ पे होगा? मिडिल में होगा, है ना। सेंट्रोमेयर क्या होगा? जो मिडिल में होगा और 2 इक्वल हाफ्स यहाँ पे बनेंगे, 2 इक्वल हाफ्स क्रोमोसोम्स के बनेंगे। तो ये तो हो गया इसका ए नंबर। अब उसके बाद आपका फिर बी का अगर हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक का हम जब बात करते हैं तो एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो का जो सिचुएटेड होता है वो एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग, मतलब बोल सकते हो कुछ इस तरीका का बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड एक्रोसेंट्रिक। ये तो आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। और खैर एक कभी फिगर देख के भी पूछ लेता है कि एक्रोसेंट्रिक कौन सा है। और देखो सेंट्रोमेयर एक्रोसेंट्रिक मतलब कि एक मेटासेंट्रिक जो मिडिल में हो, एक्रोसेंट्रिक मींस एक बड़ा हो एक छोटा हो। सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक मतलब कि ऐसा क्रोमोसोम्स जिसका सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे हो फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बोल सकते हो, स्लाइटली अवे है मिडिल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का बात करते हैं तो टीलोसेंट्रिक का हमारा हो जाएगा मतलब कि ए का 3 कहूँ भी नहीं है तो ये कट गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का क्या? टीलोसेंट्रिक मीन्स बोल सकते हो सेंट्रोमियल क्या हो? टीलो मीन्स टर्मिनल पे हो, सेंट्रोमियर कहाँ पे हो? टर्मिनल पे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। तो बेसिकली एक और होता है, 2 और होता है, पर आपको इतना ही जानना है कि मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है और टीलोसेंट्रिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये है 2022 का क्वेश्चन और ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मिला के दिया हुआ है, पर एनसीईआरटी का लाइन है सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। ये स्टेटमेंट 1 में बोला है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर साइज, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल इन ए लाइट स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें से स्टेटमेंट हमको चूज करना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपका जो बोला है माइकोप्लाज्मा जो पास करता है लेस देन 1 माइक्रोफिल्टर से, ये तो राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, ये गलत है, क्योंकि आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में पता है कि उसमें लैक सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि ये देखो माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। आपको पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब जब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है तो इसका सेल वॉल भी नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है और साथ के साथ ये सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बोल सकते हो तो ये डिजीज कॉज करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में, डिजीज कॉज करता है प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये 0.1 माइक्रोमीटर के फिल्ट्रेशन पेपर से भी पास कर जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट बोले हैं इसको पीछे करके एक बार लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्रिस्टिया मैच द फॉलोइंग बोला है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको पता होना चाहिए कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे होते हैं, उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? बोल सकते हो कि इनफोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होते हैं, इनफोल्डिंग्स के फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया बोलते हैं। तो देख सकते हो ए का क्या हो गया? 3 हो गया, ये क्या हो गया? ए का हो गया, तो ए का 3 यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही है। देख सकते हो कि एक ऑप्शन को करो सारा सही हो जा रहा है। खैर बार बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपको सारा पता होना चाहिए। थैलेकोइड क्या होता है? थैलेकोइड बोल सकते हैं एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होता है।
कैसा होता है, फ्लैटेंड वर्ड यूज होगा, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। और उसके बाद बोल सकते हो वहाँ पे सेकेस प्रेजेंट होता है। सेकेस मीन्स वहाँ पे बोल सकते हो छोटा छोटा होलो होता है इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा में, किसका स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में। तो आपको पता चल गया थैलेकॉइड क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, उसमें सेकेस होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बी का क्या हो गया, बी का ये 4 हो गया। अब देखो सेंट्रियोमर का बात करते हैं। तो सेंट्रियोमर क्या है, एक कंस्ट्रक्शन होता है ना, सिस्टेने और सेंट्रियोमर। अब देखो सेंट्रियोमर का अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रियोमर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सेंट्रियोमर होता है ना प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोमर बोलते हैं। सिस्टनी क्या होता है, डिस्क शेप्ड होता है। गोल्जी एप्रेटस में ये कैसा होता है, डिस्क शेप्ड होता है। कैसा होता है, डिस्क शेप्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टनी बोलते हैं। ठीक है, तो सारे क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रियोमर ही होता है। ये पता होना चाहिए कि सेंट्रियोमर जो होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है और सारे क्रोमोसोम्स में होता है। और ये क्या करता है कि 2 क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच when the centromere is situated in the middle of 2 equal arms of chromosomes, अब इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनल दैट इंक्लूड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर क्या होता है लाइसोसोम्स, फिर क्या होता है वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया गलत, उसके बाद ये गलत, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आपका हो जाएगा लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर लाइसोसोम्स या वैक्यूल बोलो, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ये बात लिखता है कि इसके जो फंक्शंस होते हैं ना आपस में मिले जुले होते हैं, जिसको बोलते हैं इंटर कोऑर्डिनेटेड, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो फंक्शन होता है आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत बोलते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। क्या है, सेमी ऑटोनोमस, एनसीईआरटी लिखता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब और राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स का बात करते हैं। देखो राइबोसोम्स भी ऑप्शन में दिया है, ये तो एक नॉन मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है। तो 2 बात याद रखना, सेमी ऑटोनोमस और नॉन मेम्ब्रेन, ये पूछेगा और पीवाईक्यू में आया भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंक्लूजन बॉडीज के लिए इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। ये इंक्लूजन बॉडी बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, रिजर्व बॉडीज होता है। रिजर्व बॉडीज मतलब बोल सकते हो कि जो स्टोर करता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो उसके साइटोप्लाज्म में जो फूड स्टोर होता है ना, स्टोरेज जो होता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में ही होता है। और पता होना चाहिए कि इसमें एक नॉन मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, और इस साथ के साथ ये साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। जब नॉन मेम्ब्रेन होगा क्या होगा, साइटोप्लाज्म में फ्री होगा। लाइसोसोम्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स जो होता है ना वो एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो इंजेक्शन करता है, मतलब इंजेक्शन फूड पार्टिकल को, एक तरह से लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, पता होता है, इंजेक्शन करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं। अब देखो इसमें से बोला दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, गलत है। ये तो लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। दे आर लाई इन ए फ्री ना साइटोप्लाज्म, दे लाई फ्री इन अ इनकरेक्ट बोला है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि लाइसोसोम्स का फंक्शन है दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये हमारा इंक्लूजन बॉडी के लिए सही है, पर इस क्वेश्चन गलत है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, सही है कि ये हमारा इंक्लूजन बॉडी के लिए सही है। दे आर फाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, सही है इंक्लूजन बॉडी के लिए, तो ऑप्शन ये आपका सही हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडीज़ किसके बारे में, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। तो गोल्जी बॉडीज़ जो होता है ना हमारा, वो एक तरह से बोल सकते हो फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का और बोल सकते हो ग्लाइकोलिपिड्स का, किसका, ग्लाइकोलिपिड्स का। जो गोल्जी बॉडीज़ होता है ना वो फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड्स का। तो इंपॉर्टेंट साइट जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन। तो बायोसिंथेसिस जो होता है राइबोसोमल आरएनए का वो होता है न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बोल सकते हो जो लार्ज प्रोटीन होता है, यहाँ पे जो लार्ज
प्रोटीन होता है वो बोल सकते हो कि एक्टिवली कैरी किया जाता है। यहाँ पे क्या किया है, लार्जर और मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई जो होता है वो एक्टिवली कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और साथ के साथ जो हमारा लार्जर न्यूक्लियस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है। तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोमल आरएनए का जो बायोसिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ग्रीन में इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। तो इंक्लूजन बॉडी आपको पता है, इंक्लूजन बॉडी सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा इंक्लूजन बॉडीज़ है वो एक रिजर्व मटेरियल है, किसका है, प्रोकैरियोटिक का है, जो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता। और उसके बाद ये होते कहाँ पे, जैसे इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल क्या क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, क्या है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, लिखते जाओ साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, उसके बाद ग्लाइकोजेन, उसके बाद ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल, जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में जो गैस वैक्यूल होता है ना, अगर हम गैस वैक्यूल का बात करते हैं तो ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी गलत हो गया। जो गैस वैक्यूल्स होता है वो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता है। तो आपका पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होता है, जो कि ये हमारा इंक्लूजन बॉडी है। और ये गलत हो गया क्योंकि ये नहीं होता है। अब देखो गैस वैक्यूल कहाँ पे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन में पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कहीं ना कहीं कि गैस वैक्यूल का अगर हम बात करते हैं तो गैस वैक्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है जो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक का इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गन होता है जहाँ पे फूड रिजर्व होता है। अब उसके बाद क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको अगर एक भी ऑप्शन पता है तो सबसे पहले आप उसके ऊपर जाओ, फिर उसके बाद जाना, ठीक है। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बोल सकते हो मेजर साइट किसके लिए होता है, मेजर साइट होता है लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। और अगर हम एनिमल का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एनिमल का बात करते हैं तो एनिमल में स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं तो ये हमारा जो ऑब्जर्व होता है, ज़्यादा नहीं दिखता है, ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है। कैसा फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है। और ये मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये किस में मदद करता है, रफ प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में। तो आपको पता चल गया होगा कि स्मूथ स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, लिपिड बनाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है वो फ्रीक्वेंटली दिखता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो बोल सकते हो कि एक्सटेंसिव कोइलिंग, ठीक है, एनसीईआरटी शब्द लिखता है एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से। ये एक्सटेंसिव मतलब बोल सकते हो कि निकला निकला ऐसे रहता है आउटर, ये मान लो न्यूक्लियस है तो एक्सटेंसिव इसी से बाहर निकल रहा है ना, यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब वहीं पे आसपास आपको मिलेगा। फिगर भी आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी ये पॉइंट लिखता है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन, एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं, देखो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है, गोल्जी एपरेटस जिसको हम बोल सकते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, अभी तुरंत हम लोग देखें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस कराता है। अब सेंट्रियोल के बारे में कुछ बात याद रखना कि जो सेंट्रियोल होता है ना वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करता है, बेसल बॉडी फॉर्म करता है, जैसे कि सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर का, जो क्या है कि एक तरह से बोल सकते हो कि स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म कराता है। जो फॉर्म क्या कराता है, स्पिंडल एपरेटस को फॉर्म कराता है। कब, सेल डिवीजन जब होता है ना, एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है। अब देखो इतना में आपको क्या क्या बात याद रखना है। सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हो, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और जो हमारा वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक्सटेंसिवली निकलता है। तीन बात हो गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है, मतलब बोल सकते हो स्पिंडल एपरेटस स्पिंडल फॉर्मेशन कराता है। अब देखो सेंट्रियोल का तो 4 हो गया, डी का क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखो डी का 4 कहाँ पे, ये सब में है,
तो अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आ गया। अब देखो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बात करते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन। तो ये भी सी का 3 हो गया। अब देखो बी का, देखो बी का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है राइबोसोम्स भी बनाता है ये, इसलिए राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, या फिर एनिमल्स में स्टेरॉइड हार्मोन करता है। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिक ऑर्गेनिज्म लाइक पीपीएलओ, जिसका साइज क्या होता है, याद रखना 0.1 म्यू होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो 0.1 म्यू होता है, ये याद रखना कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और जो बोल सकते हो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है। और देखो अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्मा के बारे में और पीपीएलओ के बारे में, ठीक है, तो तीनों का साइज 0.1 म्यू के आसपास होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ के बारे में। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था इसलिए बता दें। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफरेड। तो ये फिर से रिपीटेड है, 3 बार रिपीट हो गया कि शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स, ठीक है, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक रिप्रेजेंटेड एज। तो क्वेश्चन अच्छा है। तो देखो शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म को डिजाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टर्म यूज किया गया था पी यूज किया गया था शॉर्टर के लिए, ठीक है, और क्यू यूज किया गया था, आप बोल सकते हो मिस, पी मिस होता है पैटी, पी मिस क्या होता है पैटी, पैटी मिस होता है शॉर्ट, पैटी मिस क्या होता है शॉर्ट। और आपको पता होना चाहिए क्यू हम लोग लॉन्ग के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर इसको देख लेना पी और क्यू। तो पी हम लोग शॉर्ट के लिए यूज में पैटी मीन शॉर्ट, क्यू हम लोग लार्ज के लिए यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ दिख रहा है काटो, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ दिख रहा है काटो, क्लोरोप्लास्ट जहाँ दिख रहा है काटो। लाइसोसोम्स वैक्यूल सही ऑप्शन हो जाएगा कि लाइसोसोम्स और वैक्यूल के अंदर डीएनए नहीं होता, खुद का डीएनए नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम्स जो होते हैं इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट नहीं है। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सही है, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइड बैग होता है, इसके पास न्यूमरस एंजाइम्स बोल सकते हो। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, सही है, एसिडिक पीएच याद रखना। एसिडिक पीएच में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं, वो एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं लाइसोसोम्स, कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभी नॉन मेम्ब्रेन लिख देगा इसलिए गलत हो जाएगा, तो ये भी सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं। ये देखो लाइसोसोम जो होता है ना, वो जो वर्ड फॉर्म करता है वो गोल्जी बॉडीज से फॉर्म करता है। गोल्जी बॉडीज कभी पूछ भी देगा कि गोल्जी बॉडीज के किस फेज से, सिस और ट्रांस होता है तो ट्रांस फेज से फॉर्म करता है। किससे फॉर्म करता है, ट्रांस फेज से फॉर्म करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिकर्सर होता है आपका गोल्जी बॉडीज का, सॉरी प्रिकर्सर जो होता है लाइसोसोम का, लाइसोसोमल एंजाइम्स का, वो सिंथेसाइज कहाँ से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और जो वो गोल्जी बॉडीज़ को भेजा जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस हो। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि गोल्जी बॉडीज़ आपका क्या है, गोल्जी बॉडीज़ जो है वो लाइसोसोम्स को बनाता है, उसका ट्रांसफेज से बनता है। उसका जो एंजाइम्स होता है, लाइसोसोम्स का जो एंजाइम्स होता है वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, आपका गोल्जी बॉडीज़ में ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा लिया गया। आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपको पता है रोडोल्फ वर्चो ने बताया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला मिस सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, रोडोल्फ वर्चो ने बताया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होता है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ये सही है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि प्रेमेबल, मतलब कि बोल सकते हो कि आर पार आने देता है किसको, जो मोनोमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, एक कार्बन के, और फैट्स और प्रोटीन्स को आने जाने देते हैं। एंजाइम जो होते हैं ईटीएस के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, तो ये गलत है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड इन विद इनफोल्डिंग, सही है, मतलब कि इस ऑप्शन के लिए तो ये सही है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद राइबोसोम्स, आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स भी होता है, क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है।
ठीक है, तो आपको इतना बात पता चल गया होगा कि इस ऑप्शन के लिए क्या सही है, इस ऑप्शन के लिए ये सही है, ठीक है, कि इनर होता है, जो ईटीएस का जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सैक्रोमाइसिस क्या है। सैक्रोमाइसिस क्या है, एक ईस्ट है, एक क्या है, ईस्ट है। और हम लोग ईस्ट के बारे में, ईस्ट को हम लोग कहाँ पढ़े थे, दूसरे ग्रुप में पढ़े थे, प्रोटिस्टा में पढ़े थे। अब देखो, माइकोबैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टोक, ये सारे हमारे क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टोक एनेमिना, माइकोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया भी हमारा क्या बैक्टीरिया है। तो आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमारा सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए डिवाइडिंग सेल्स, तो गलत। डिवाइडिंग सेल्स में कभी भी न्यूक्लियाई लार्जर नहीं होता है, ठीक है। और ये हमेशा कैसा होता है, देखो ये हमेशा स्मॉल होता है, डेंस होता है, स्पेरिकल होता है। कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल छोटा होगा, और डेंस होगा, मिस बोल सकते हो कि एकदम डार्क होगा, और स्पेरिकल होगा। और ये जो होता है ये राइबोसोम्स का बायोसिंथेसिस करता है। बायोसिंथेसिस किसका करता है, राइबोसोम्स का। तो आपको पता होना चाहिए, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गलत। ये न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इट टेक्स ए पार्ट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, गलत, ठीक है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल एंड आरएनए सिंथेसिस, ये सही हो जाएगा। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। तो आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये पैकेजिंग करता है। ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर, ठीक है, पहला पॉइंट। ये क्या करेगा, पैकेजिंग कराता है ईआर में। उसके बाद दूसरा क्या करेगा, मॉडिफाइज कराता है। क्या कराता है, मॉडिफाई द प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है फ्रॉम ईआर। जो पैकेजिंग कर रहा है वहीं पे मॉडिफाई भी करेगा प्रोटीन और लिपिड्स का, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, कंसंट्रेट करेगा और इसको पैकेट्स में, सिक्रेटरी पैकेट्स बना के एक वेसिकल्स में बोल सकते हो कि इनटू सिक्रेटरी वेसिकल्स में इसको जमा करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट किस चीज़ में करता है, तो फैटी एसिड ब्रेकडाउन गलत, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स सही। एक सिक्रेटरी वेसिकल्स बोल सकते हो कि उसमें क्या करता है, जो पैकेजिंग कर रहा है ईआर में, उसके जो प्रोटीन, उसके जो लिपिड्स और प्रोटीन है, उसके जो लिपिड्स और प्रोटीन है उसको क्या करेगा, वो एक तरह से जमा करेगा वेसिकल्स में, ठीक है। उसको क्या करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा, पैकेट बना के सिक्रेटरी वेसिकल्स में जमा करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, ये गलत हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन आरईआर। आरईआर में क्या नहीं होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैकेजिंग होता है, जिसका किसका होता है, ईआर का होता है, ठीक है। इसका ईआर का पैकेजिंग होता है, ये पॉइंट पहले भी बताए थे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो सिंथेसिस कहाँ होता है ना, वो सिंथेसिस होता है एक सिस्टोल में, और वो सिस्टोल एक किससे कनेक्टेड होता है, हमारा वो कनेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से, ठीक है। एसईआर का बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है वो हमारा एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोएटिक एसिड। देखो ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट समझ जाना कि कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट्स नहीं होता है। तो कौन सा इवेंट्स नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड होता है, प्रोटीन ग्लाइकोलेशन होता है, प्रोटीन इनफोल्डिंग, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन हो जाएगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो नहीं होता है। पर अगर हम बात करते हैं कि ईआर में, मतलब फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस जो होता है वो बोल सकते हो कि सिस्टोल में होता है। कहाँ पे होता है, सिस्टोल, वो कहाँ है, ईआर से अटैच होता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, पर रफ में हमारा फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। रफ में फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस नहीं होता। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है और बहुत सारे टेस्ट में आते भी हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं कि बहुत सारे राइबोसोम्स एसोसिएट होते हैं सिंगल एमआरएनए से, ताकि क्या फॉर्म करे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, कुछ इस तरह से फिगर है ना, कुछ इस तरह से फिगर जिसको एमआरएनए बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम सिस्टम, बहुत सारे राइबोसोम्स मिलेंगे और सिंगल एमआरएनए, ताकि मल्टीपल कॉपीज पॉलीपेप्टाइड का फॉर्म करे। और सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीजोम्स बोलते हैं, तो ठीक है, पॉलीजोम्स बोलते हैं। ये आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, 2018 में पूछा गया है कि बताओ कि जो देखो जो आपको पता है उसके ऊपर काम करना, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स
तो सॉरी, इसमें इनकरेक्ट मैच पूछा है ना, तो इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखो इसके बारे में आप नहीं पता है तो आप लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स डिप्लोटिन बायोवेलेंट सही है। एलोजोम्स पता होना चाहिए, इजी है। सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, एल शेप्ड क्रोमोसोम्स बनता है, सब मेटासेंट्रिक है ना, एल शेप्ड इस तरह का बनता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होता है ना, ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा सलेवरी ग्लैंड ऑफ डायप्थेरियन लार्वा में होता है। खैर इसको आप स्किप कर सकते हो, ये अब नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज ऑफ, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, काइटिन। देखो काइटिन के बारे में कुछ समझना, काइटिन जो होता है ना, हमारा जो काइटिन होता है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, बोल सकते हो कि ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है, और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर किसका होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन। और बोल सकते हो कि ये अमाइड है एक तरह का, जो डेरिवेटिव किसका है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। तो काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। एक तरह से बोल सकते हो कि एन एसिटाइल का पॉलीमर होता है, छोटा छोटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बन के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जो काइटिन बनता है। और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन क्या एक तरह का अमाइड है, जो ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है, जो किसका डेरिवेटिव होता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। देखो लेसिथिन फाउंड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, गलत, ये फॉस्फोलिपिड होता है, तो ये गलत हो गया। लेसिथिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लेसिथिन होता है ना, लेसिथिन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि आपका वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर कार्बन बॉन्ड, वन और मोर, सैचुरेटेड में तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल होता है, इसलिए ये गलत हो गया। जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन एज ऑयल इन अ विंटर। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जिंजली ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण विंटर में भी ये तेल के रूप में होता है। मतलब कि ऐसे अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करोगे ना, तो कोकोनट ऑयल को हीट करना पड़ता है, ताकि वो सॉलिड हो जाता है तो उसको हीट करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है। पर जिंजली ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण वो विंटर में भी ऑयल के फॉर्म में होता है। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जो लिपिड्स होता है ना वो जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल इन ए सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सही है कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। व्हेन फैटी एसिड को स्टरीफाइड करते हैं ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड फॉर्म करता है, ये भी सही है। तो आपका ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन के बारे में आपको पता है, रिजर्व फूड मटेरियल करता है, तो स्टोरेज प्रोडक्ट ए का 4 हो गया, तो ये कट गया। उसके बाद क्या बोला है, ग्लोबिन आपको पता है कि एंटीबॉडी कंसिस्ट करता है, आईजीएम जिसको गामा ग्लोबिन बोलते हैं ना, गामा ग्लोबिन बोलते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है, एक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है। थ्रोम्बिन क्या है, बायोकैटलिस्ट है, याद करो, जो कट लगता है जहाँ पे ब्लीडिंग होता है तो वहाँ पे बुंड करता है, थर्मोकाइनेज एंजाइम्स, और वहाँ पे क्या है, मैस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, याद आया। तो जो आपका मैकेनिज्म बॉडी फ्लूइड्स में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, इसमें से कौन सा नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो होता है ना, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। ये कैसा होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, उसको याद करना मत भूलना, उससे हर एक ईयर एक क्वेश्चन बनता है प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। बिन ब्लास्टिंग, करक्यूमिन, रबर, गम्स, मॉर्फिन एंड कोडिन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन, तो प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। देखो तो 5 का हमारा ए का 4 कहाँ पे है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, ये होगा डबल बॉन्ड होता है ना, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, तो आपका क्या हो गया, बी का 1 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो तो कुछ बात आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन क्या है, लीनियर चेन होता है। प्रोटीन क्या होता है, लीनियर चेन होता है, और जो लिंक होता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। और अनसैचुरेटेड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी इनकरेक्ट पेयर बोल रहा है। देखो तो वही चैप्टर से क्वेश्चन बना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टॉक्सिन होता है उसको अल्बरिन और रिचिन बोलते हैं, है ना। तो ये ड्रग्स, देखो ड्रग्स गलत हो गया ना, तो ये टॉक्सिन के अंदर आता है ना। अब देखो लेसिथिन के अंदर कॉनकैवलिन ए होता है, सही है। अल्कलॉइड के अंदर कोडिन आता है, सही है, तो ये भी सही है, पर ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिलेटिव टू द लिपिड्स। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट
रेफरेंस टू द लिपिड्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है और हमको पता लगाना है कि इसमें से आंसर करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें से आंसर करना है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड तो यहाँ शब्द नहीं होगा ना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है पर सैचुरेटेड होगा, तो ये गलत हो गया। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, सही है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, सही है। और उसके बाद क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल को हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि अगर हम बात करते हैं पामेटिक एसिड का, तो पामेटिक एसिड क्या होता है ना, 16 कार्बन का होता है, कितना होता है, 16 कार्बन एटम होता है, कितना होता है, 16 कार्बन होता है। आर्किडोनिक एसिड जो होता है वो हमारा कितना होता है, 20 कार्बन का होता है, कितना होता है, 20 कार्बन होता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल के बारे में बता दें कि एक टाइप हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है, एक तरह का ये सिंपल लिपिड होता है, ये एक तरह का क्या होता है, सिंपल लिपिड होता है। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन कहाँ गया, बी और सी। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड एंड फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से बेसिक अमीनो एसिड हमको पता लगाना है। अब देखो ध्यान से सुनना, लाइसिन है ना, लाइसिन क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, तो ऑप्शन तो सही है। पर अगर हम वैलिन का बात करते हैं, वैलिन का बात करते हैं, तो वैलिन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, वैलिन क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं ग्लूटामिक एसिड, किसका बात करते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड, ये क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हम बात करते हैं टायरोसिन, अगर हम किसका बात करते हैं, टायरोसिन, ये होता है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये क्या होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। याद रखना, लाइसिन क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड, वैलिन क्या होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो 9 में हमको पता है कि इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी को हम लोग मेलोनोइट बोलते हैं, तो ए का 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेजिन को बोलते हैं, तो डी का 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये सही हो गया। बी का 4 हो जाएगा, कहीं ना कहीं पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो कोलेजन का अगर हम बात करते हैं तो कोलेजन क्या होता है, प्रोटीनीसियस होता है, कोलेजन कैसा होता है, प्रोटीनीसियस होता है, और इसमें प्रोटीनियस में तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सेल वॉल जो फंगी का होता है, काइटिन का बना होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, तो जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है वो एनिमल में क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन कहाँ गया, कोलेजन ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। पर अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्ल्ड में, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में बात करेंगे तो रुबिस्को का नाम आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एनिमल में बात करते हैं तो कोलेजन आएगा, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो रुबिस्को आएगा, अगर हम एनिमल में बात करते हैं तो कोलेजन आएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर, तो आइडेंटिफाई करना है आपको स्ट्रक्चर को जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहला इनुलिन मान लो, इसको ले लो, ठीक है। इनुलिन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है और कौन है, इनुलिन के बारे में देखो, इनुलिन के बारे में, तो ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, पॉलीमर होता है, ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। और ये लिंक्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, किससे लिंक्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और हमारा जो, अगर हम बात करते हैं इंसुलिन का भी, ठीक है, अगर हम इंसुलिन का भी बात करते हैं तो इंसुलिन जो होता है ना, वो बोल सकते हो कि 51 अमीनो एसिड से कंपोज होता है, कितना से, 51 अमीनो एसिड से कंपोज होता है। और यहाँ पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में हो गया, इनुलिन में, और पेप्टाइड बॉन्ड किस में हो गया, इंसुलिन में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर आप इसका नहीं भी जानते हो, इंसुलिन और इनुलिन का देख लेना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा जो बोल सकते हो कि जो हमारा इनुलिन है वो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और अगर हमारा इंसुलिन का बात करते हैं ये 51 अमीनो एसिड से लिंक्ड होता है और इसमें होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एग्जाम्पल है किसका, ग्लाइसिन किसका एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हमारा पता होना चाहिए, ग्लाइसिन तो एक अमीनो एसिड होता है ना, तो लिपिड में इसको घुसा के रखा है, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन स्ट्रक्चर, सही है। अब उसके बाद क्या बोला, टायरोसिन पोजेस एरोमेटिक रिंग इन स्ट्रक्चर, ये भी सही है। टायरोसिन में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। सल्फर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, सही है। सल्फर क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर होता है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा मैच द फॉलोइंग है, और अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें बोला है मैच द फॉलोइंग करना। तो एक्वापोरिन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एक्वापोरिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। अगर ये आपको नहीं भी पता है तो सबसे पहले देखो काइटिन के बारे में बताए थे, पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड बताए थे ना। तो डी का 2 कहाँ पे, देखो यहाँ पे डी का 2 ये है, तो ये सही हो गया। ए का 3 है,
तो एक्वापोरिन पॉलीपेप्टाइड आप यहाँ से मिला दो। तो नॉलेज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। अब देखो स्पार्जिन क्या है, स्पार्जिन आपको पता होना चाहिए। स्पार्जिन एक अमाइड है। स्पार्जिन क्या होता है, अमाइड है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड एक कैरोटेनॉइड है। एब्सिसिक एसिड क्या है, एक तरह का कैरोटेनॉइड है। काइटिन सिर्फ पता था और ये पूरा आप क्वेश्चन करके सही आ गए। अब देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट। आपको पता होना चाहिए GLUT4 को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट कौन है, GLUT4। कौन सा है, GLUT4। देखो ये क्वेश्चन GLUT1 का बात करते हैं। देखो अगर हम GLUT1 का बात करते हैं, एक एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि GLUT1 जो होता है ना, वो इंसुलिन को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ पे, टिश्यू में, ठीक है। और ये भी इंडिपेंडेंटली ही करता है, ठीक है। GLUT1 जो करता है इंसुलिन को करता है, ग्लूकोज को कौन करता है, GLUT4 करता है। GLUT4 किसको करेगा, ग्लूकोज को करेगा। GLUT1 किसको करेगा, इंसुलिन को करेगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि GLUT4 जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, और ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, मसल्स में करता है। कहाँ करता है, मसल्स में करता है, एडिपोज सेल्स में करता है, ठीक है, ताकि वो एनाबॉलिक कंडीशन के लिए परफॉर्म कर सके। एनाबॉलिक कंडीशन के लिए, एनाबॉलिक मतलब कि बोल सकते हो सिंथेसिस वाले जितने प्रोसेस है उसके लिए परफॉर्म कर सके। तो आपको पता चल गया होगा कि GLUT4 जो होता है वो ग्लूकोज को बॉडी में, और GLUT1 किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इंसुलिन को, ठीक है। इंसुलिन को ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी कहाँ पे, टिश्यू में। कॉन्केवलिन ए, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक तरह का लेसिथिन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। ये आरबीसी को ए ग्लूनिटेट्स कराता है, ठीक है। ये सब याद रखना कि आरबीसी को ए ग्लूनिटेट्स करा सकता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, पर आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन हमारा 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 60 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब देखो को एंजाइम्स मेटल आयन दैट टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स प्रोटीन कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, सही है। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम्स विद बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉल्ड एपो एंजाइम्स, ये गलत है। अब देखो इसमें गलती क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कैटालिटिक एक्टिविटी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का होता है उसको एपो एंजाइम्स नहीं बोलते हैं, उसको हम होलो एंजाइम्स बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम्स का होता है जब प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाउंड होता है तो उसको होलो एंजाइम्स बोलते हैं। और को एंजाइम जब मेटल आयन से टाइटली बाउंड होता है वो एंजाइम्स प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो ए सही है, बी फॉल्स है, गलत गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप ए ट्रू बी इज फॉल्स, ये सही हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। अब देखो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फंक्शनल ग्रुप को कैरेक्टराइज्ड बाय शुगर आर। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उसको कार्बोनिल फंक्शन और हाइड्रोक्सिल फंक्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ऑप्शन तो सही ये है। तो याद रखना कि जितने भी हमारे शुगर्स होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको हम लोग कार्बोक्सिल और नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल मतलब कि कार्बोक्सिल मतलब C डबल बॉन्ड O और COH जिसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। एक तो हमारा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिल हमारा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिल हमारा बनाएगा एल्डिहाइड मतलब एल्डोज शुगर, एक हमारा बनाएगा कीटोन। तो कहीं ना कहीं कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल के बेसिस पे हम लोग शुगर को कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं PYQ का, ये तीसरा सेशन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ट्राई करना कि जितना भी देखो ये मेहनत आपको अपने लिए करना है, तो आपको जितना भी अटेंटिव हो कि लेक्चर को देखो, ट्राई करो कि PYQ और NCERT काफ़ी होता है यार। और क्वेश्चन कर सकते हो, टेस्ट का क्वेश्चन कर सकते हो, पर PYQ और NCERT इज़ इनफ फॉर नीट, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है ना कि आपको ट्राई करना है कि NCERT और PYQ के ऊपर स्टिक रहना है पूरे ईयर। और देखो जितने भी नोट एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं उसको आप एक अलग कॉपी बनाओ जो 11-12 के लिए, उसमें जितने भी बायो का है सब नोट डाउन करो। इस तरह केमिस्ट्री के लिए भी करो कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो PYQ में 10 साल में रिपीट हुए, मतलब 5-6 साल इनफ होता है। और फिजिक्स में भी इसको नोट डाउन करो, बाकी जो आप टेस्ट दे रहे हो उसको तो करो ही, ठीक है। तो जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।